हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। सबसे पहले तो आप सबको, आपको और आपके घर वालों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज का लेक्चर बहुत मोस्ट अवेटेड लेक्चर था सारे एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाह रहे थे ईपीएफओ ईओ की पोस्ट में कि जॉब प्रोफाइल के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, अलावेंसेस, प्रमोशन, वर्क कल्चर, एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में तो आज चर्चा करेंगे हम। तो आज किसी भी टॉपिक पर, किसी स्टडी से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं होगी, पढ़ाई से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं होगी, बल्कि चर्चा इस बात पर होगी कि हम क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें। तो हम देखेंगे ईओ की प्रोफाइल, ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, इसकी प्रोफाइल क्या होती है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। साथ ही हम देखेंगे सैलरी, अलावेंसेस, प्रमोशन, कैसे प्रमोशन होता है, क्या पावर्स होती हैं बहुत ज़्यादा जो मोस्ट अवेटेड है लोग पावर्स के रिगार्डिंग, और फिर साथ ही वर्क कल्चर और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो शुरू करते हैं, अपने स्टार्टिंग करते हैं इसकी कि सबसे पहले तो देखते हैं ईपीएफओ में ईओ की एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। देखिए, उससे पहले एक चीज़ और कि दो तरह के एस्पायरेंट होते हैं। एक एस्पायरेंट वो होते हैं जिनका मकसद जॉब हासिल करना होता है बिकॉज ऑफ सैलरी या वेजेस, या पैसे के लिए जॉब हासिल करना उनका सिर्फ एक मकसद होता है। दूसरे एस्पायरेंट वो होते हैं जिनका मकसद प्रेस्टीज होता है, जिनका फुल एंड फ्लेज मकसद होता है प्रेस्टीज के एक आत्मसम्मान और डिग्निटी वाली नौकरी प्राप्त करना। नौकरी ही नहीं, नौकरी तो क्लर्क की भी नौकरी है। हालांकि यहाँ पर मैं किसी नौकरी को जज नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी नौकरी को किसी इन्फीरियर यहाँ पर हमारी समझने की भावना है। कोई भी नौकरी, काम सारे ही अच्छे होते हैं, काम कोई सा भी हो, मेहनत होती है। लेकिन क्लरिकल नौकरी जो है, क्लरिकल में कोई इस कंपेरेटिवली इस प्रेस्टीज नहीं है। अगर बहुत से लोगों का जहन में ये रहता है, उनके दिमाग में रहता है कि एक प्रेस्टीज वाली जॉब या डिग्निटी वाली जॉब हो जिससे समाज में सम्मान हो। हालांकि क्लर्क का भी सम्मान है समाज में, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है। लेकिन अगर कोई आप गेजेटेड ऑफिसर हैं तो उसकी अलग वैल्यू है। तो बहुत से लोगों की वैल्यू, बहुत से लोगों का जो प्रेफरेंस रहता है वो प्रेस्टीज को लेकर रहता है कि कहाँ पर प्रेस्टीज है किस जॉब में। क्योंकि देखिए, जॉब तो बहुत सी हैं। अगर दूसरी जगह अगर हम देखें तो कुछ जॉब ऐसी भी हैं जो आपको इतनी ही, इससे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड कर देंगी। जैसे बैंक में आपको मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें आपको इससे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड होगी। लेकिन अगर उसकी प्रेस्टीज की बात की जाए तो उसकी प्रेस्टीज इतनी नहीं है, बैंक कर्मचारी की प्रेस्टीज इतनी नहीं होती है कि जितनी सरकारी विभाग वाले जो प्रशासनिक विभाग होते हैं उनके अधिकारियों की जो वैल्यू होती है वो एक मैनेजर की, बैंक मैनेजर की नहीं होती वैल्यू। ये आपने खुद भी देखा होगा। तो क्योंकि उनका प्रशासनिक विभाग में अधिकारियों के अंडर में प्रशासन रहता है, पुलिस रहती है उनके अंडर में। वो जब चाहे पुलिस से फौरन हेल्प ले सकते हैं और उनके साथ भी पुलिस रहती है, उनकी अथॉरिटी रहती है। जबकि बैंक मैनेजर को जो अथॉरिटी रहती है वो बैंक के अंदर तक रहती है। बैंक के बाहर निकलने के बाद उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी पर कोई केस दर्ज कर सके। लेकिन हाँ, अगर बैंक में आप कोई व्यक्ति किसी तरह का फ्रॉड कर रहा है, कोई घपला कर रहा है या किसी तरह का मिसबिहेव कर रहा है बैंक के अंदर, बैंक की सीमा रेखा के अंदर, तो वो एक्शन ले सकता है। लेकिन कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सड़क चलते पर भी अगर आप उससे बदतमीजी करेंगे तो वो फौरन एक्शन ले लेगा, या उससे कोई मिसबिहेव करेगा तो वो फौरन एक्शन लेने की उसकी अथॉरिटी होती है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो पैसे की तरफ ध्यान देते हैं, दूसरे वो लोग जो प्रेस्टीज की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन ये जॉब जो है ईपीएफओ में, ईओ की, ये जॉब आपको दोनों ही चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करती है। हालांकि और भी बहुत सी जॉब्स हैं जो दोनों ही चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसमें और इस जॉब में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ये वनडे एग्जाम्स के बाद आपको मिल जाती है। आपको इसमें वनडे एग्ज़ाम देना है, वो भी ऑब्जेक्टिव, वनडे भी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप डायरेक्ट एक ऐसी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं जिसमें अगला प्रमोशन सीधा क्लास ए ऑफिसर, जिसे ग्रुप ए ऑफिसर यानी कि क्लास 1 ऑफिसर के लिए आपका प्रमोशन अगला हो जाता है। अगला प्रमोशन इसमें क्लास 1 का है, यानी कि ग्रुप ए सर्विस। ये ग्रुप बी सर्विस है। ईपीएफओ में ईओ की पोस्ट जो है ग्रुप बी सर्विस है। इसमें समूह खा की सर्विस होती है, और अगली सर्विस होती है इसके बाद अगली एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसकी जो पोस्ट होती है वो समूह का की होती है, ग्रुप ए की सर्विस। तो इसका जो काम होता है ईपीएफओ में, ईओ का, इसकी जिम्मेदारियां जो है प्रवर्तन, वसूली यानी कि एनफोर्समेंट, यानी कि कहीं पर एनफोर्समेंट यानी कि किसी नियम को, अधिनियम को लागू करवाना, इसकी पावर होती है। वसूली करना, कहीं से कोई अगर किसी भी तरह का गड़बड़ी पाई जा रही है तो उस पर पेनाल्टी डालना और पेनाल्टी को वसूलना। फिर लेखा, अकाउंट्स, प्रशासन, नकद, कानूनी, पेंशन और कंप्यूटर अनुभागों के सामान्य प्रशासनिक कार्य को देखना। देखिए, इसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं। ईपीएफओ के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो सामान्य जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए बहुत से बच्चे बैचलर डिग्री वाले होंगे, जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होंगे, तो उनके लिए एक जनरल डिपार्टमेंट होता है जिसमें उनकी नियुक्ति की जाएगी। एक होता है अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, एफ एंड
FNA जिसे बोलते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एक डिपार्टमेंट ये होता है। एक डिपार्टमेंट होता है कंप्लायंस का, एक डिपार्टमेंट होता है कंप्यूटर का, इसी तरह से कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपको इन दो में से किसी एक में नियुक्त किया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर भी इनकी भी जॉब्स निकलती हैं, वो इनकी टेक्निकल जॉब्स होती हैं कंप्लायंस वालों की। तो इसलिए एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, वो हम अभी आगे आपको बताएंगे कि जब आपने नोटिफिकेशन देखा होगा EPFO का, जब नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर, तो उसमें इसे देखिए दो तरह की किसी भी सरकारी जो नोटिफिकेशन जारी होता है किसी भी नौकरी के लिए, तो उसमें दो तरह की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। एक तो होती है इसेंशियल और एक होती है डिजायरेबल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो होती है कि जो कैंडिडेट से जिसकी रिक्वायरमेंट मस्ट होती है। तो आपसे बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट मस्ट थी, ये आपने सभी ने देखा होगा। लेकिन डिजायरेबल में आपने नोटिस किया होगा वहां पर LLB की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी कि अगर सिमिलर कंडीशंस हो, यानी कि कोई जनरल कैंडिडेट हो और एक LLB का कैंडिडेट जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आखिर में एक सीट बचे और दो कैंडिडेट हो और उनके इक्वल मार्क्स हों। इक्वल मार्क्स मान लीजिए 100 में से 80 मार्क्स दोनों के हैं। जनरल कैंडिडेट जो बैचलर डिग्री है होल्ड करता है उसके भी हैं और 80 मार्क्स LLB कैंडिडेट के भी हैं। तो LLB जो कैंडिडेट है जिसको लॉ में ग्रेजुएट है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये डिजायरेबल है, यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसलिए तो अब आप इस चीज़ का फर्क समझेंगे कि डिजायरेबल में LLB को ही क्यों मांगा गया, वो हम अभी आपको इसकी पावर्स में बताएंगे। जब EO की हम पावर्स का डिस्कशन करेंगे, तो अभी हम फिलहाल देख लेते हैं इसके कार्य। इसका कार्य है खातों की नियमित जांच करना। जो भी अकाउंट्स होते हैं, किस तरह के अकाउंट्स, जो अकाउंट्स पेंशन के रिलेटेड अकाउंट होते हैं और या फिर जो अकाउंट्स जो होते हैं वो कंपनियों के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें कंपनियां फेरबदल करके जांच से बचती हैं या बचने की कोशिश करती हैं, टैक्स से बचने की कोशिश करती हैं। तो वो ये सारे उसी के अंतर्गत आते हैं ये कार्य। फिर रोकड़ बही, जो हमने बताया था, कैश बुक, बैंक विवरण सत्यापन, MIS विवरण आदि का रखरखाव करना, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत प्रावधानों और योजनाओं के साथ आदेशों का प्रवर्तन करना, यानी कि आदेशों को लागू करना। अगला है इसका कर्मचारियों की शिकायतों को संबोधित करना और आगे की कार्रवाई करना। फिर स्थापना, नई श्रेणियों के कवरेज क्षमता का आकलन करना। सातवां, नियोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्रों के बारे में शिक्षित करना। यह हम आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। अब हम इसका सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब मोस्ट अवेटेड जो सेक्शन है हमारा सैलरी स्ट्रक्चर। तो देखिए ये ग्रुप B की सर्विस है, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल और गेजेटेड पोस्ट है। गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, यानी कि मंत्रालय वाली नहीं है। आपको ऑफिशियल जॉब मिलेगी। पे मैट्रिक्स लेवल 8 है, इसका लेवल 8 की जॉब है। पे बैंड 2 है। देखिए 8, 9 और 10 ये तीनों आते हैं पे बैंड 2 में। पे बैंड 2 में इसके बाद 11, लेवल 11 से आप आ जाएंगे पे बैंड 3 में। और दूसरा फर्क ये है कि इसमें जो अगला प्रमोशन जो आपको मिलेगा APFC के लिए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये डायरेक्ट लेवल 10 की जॉब होती है। लेवल 10 आपको 9th वाला स्किप हो जाएगा। इसका अगला प्रमोशन 5 से 7 साल के बीच में APFC के लिए हो जाता है, जिससे कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि 2014 तक UPSC EPFO के माध्यम से डायरेक्ट APFC की भर्ती कराती थी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, लेकिन यह भर्ती बंद कर दी गई है। अब इसका अगला प्रमोशन जो होता है EO के बाद APFC के लिए होता है। अब ये प्रमोशन वाली जॉब बना दी गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा UPSC को ट्रेनिंग में कठिनाई आ रही थी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स थे जो सेलेक्ट होकर जाते थे वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं हो पाते थे इस पोस्ट के लिए। तो अब EO की पोस्ट पर उनको सिलेक्शन दिया जाता है और इसके बाद अगला प्रमोशन उनका APFC के लिए किया जाता है। तो इसका पे स्केल कितना है? 9300 से 34,800, 4800 रुपए की ग्रेड पे है। तो आपकी जो इनिशियल पे बनेगी जो मिनिमम 47,600 बनेगी इसमें। इसके अलावा इसमें अलावेंसेस जुड़ते हैं, जिसमें आपका HRA होता है मेनली। अब ये XYZ सिटीज के हिसाब से होता है। X सिटीज में 24%, Y सिटीज में आपका Y सिटीज में कितना होता है? 16% और Z सिटीज में ये 8% होता है। ये फिक्स है। इसके अलावा आपका डियरनेस अलावेंस होता है, महंगाई भत्ता, जो कि सब तीनों ही तरह की सिटीज में एक समान प्रोवाइड किया जाता है। तो इस सारे अलावेंस जोड़ने के बाद आपको मिनिमम 53,000 से 60,000 के बीच आपकी सैलरी वेरी करती है, 53,000 से 60,000 के बीच। तो ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर है और बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें देख ले हम हमारे अलावेंसेस कौन कौन से मिलते हैं। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलावेंस, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलावेंस, परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी, आपका ऋण सुविधा, लोन फैसिलिटी मिलती है आपको, उपहार गिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है EPFO, भविष्य निधि ग्रेच्युटी आपको प्रोवाइड करता है, मोबाइल सुविधा, मोबाइल तक के आपको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, मोबाइल फैसिलिटी मिलती है, वाहन रख रखाव, व्हीकल की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। हालांकि व्हीकल आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा EO की पोस्ट पर। फिर है बीमा, इंश्योरेंस, ये सरकारी होगा। इसके बाद जब आप अपना भी ले लेंगे तो उसकी भी रखरखाव की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है EPFO, और इंश्योरेंस भी, ये जो कि 2-3 चीजें कॉमन है हर डिपार्टमेंट में सरकारी, जैसे कि आपका मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस, तो ये हर डिपार्टमेंट में ही दिया जाता है, ये कॉमन चीज है। अब आगे देख लेते हैं X और Y सिटीज।
जिसमें एक्स सिटीज में पॉपुलेशन जिसमें 50 लाख से 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है वो एक्स सिटीज होती है। यहाँ पर 24% हाउस रेंट मिलता है। वाई सिटीज या आप अपना आराम से पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से ये देख सकते हैं। वाई सिटीज वो होती है जिसमें 5 लाख से 50 लाख के बीच पॉपुलेशन होती है, वहां पर 16% एचआरए मिलता है हाउस रेंट। और जेड पॉपुलेशन सिटीज वो होती हैं जहां पर 8% हाउस रेंट मिलता है। इसके अलावा डियरनेस अलावेंस जो होता है वो सारी ही सिटीज में सेम है। और अभी हाल ही में आपको पता ही होगा 28% डियरनेस अलावेंस डीए बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है इसमें सेलेक्ट होने के बाद। अब इसमें प्रमोशन कैटेगरी क्या है, देखिए सबसे पहले जब आप ईओ पर सेलेक्ट हो जाते हैं, ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, इसके बाद आपका अगला प्रमोशन जो होता है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए होता है। इसकी हम आगे अभी बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले हम ये देख लें पावर्स कि पावर्स क्या क्या होती हैं। ईओ जो होता है, ईओ की जो पावर होती है, क्योंकि हमें अभी ईओ की ही पोस्ट पर सेलेक्ट होना है, तो ईओ की जो पावर होती है उसकी ड्यूटी के साथ साथ सभी प्रवर्तन अधिकारियों में को सहायक सार्वजनिक अभियोजकों के रूप में सूचित किया जाता है। अब ये सहायक सार्वजनिक अभियोजक क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में कहा जाता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। अब असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर, आपने एपीओ की जॉब सुनी होगी जो यूपी पीसीएस कंडक्ट कराता है हाई कोर्ट्स के लिए, या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन अपने यहाँ हाई कोर्ट्स के लिए जो सरकारी वकील होते हैं, आपने देखा है सरकारी वकील होते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो सरकारी वकीलों की जो भर्ती होती है उस पोस्ट का क्या कहा जाता है, एपीओ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर। तो इसके इक्विवेलेंट इसकी पावर होती है, यानी कि ग्रुप बी की जॉब में आता है और इसको किसी भी तरह का केस लड़ने की प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित या ईपीएफओ डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी केस लड़ने के लिए, या इसके बिहाफ में ईपीएफओ के बिहाफ में अकाउंट ऑफिसर या एनफोर्समेंट ऑफिसर कोई भी केस यहाँ हाई कोर्ट में या फिर लेबर कोर्ट में जाकर लड़ सकता है और ईपीएफओ का विभाग का पक्ष रख सकता है। तो इसे एक एपीओ की असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर की पोस्ट के इक्विवेलेंट शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए अब आपको पता चला होगा कि इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो लॉ की डिमांड की गई है, बैचलर ऑफ लॉ की, जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा वो इनको इसी आधार पर दिया जाएगा कि लॉ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ही लॉ की नॉलेज होती है। तो इसलिए इसमें लॉ को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। तो दूसरी चीज ये है कि सहायक, इसीलिए अब जब इसका अगला प्रमोशन हो जाता है एपीएफसी की पोस्ट पर, जब एपीएफसी की पोस्ट पर इसका अगला प्रमोशन 7 से 5 साल की एज में टाइम पीरियड बाद हो जाता है। देखिए हम यहाँ इसको हायरार्की के सिस्टम में लिखा है, सबसे लास्ट में ये हमारा अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, इसी के अंतर्गत आपके ईओ और एओ आते हैं। इसके बाद अगला प्रमोशन है आपका सहायक पीएफ आयुक्त, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो आपकी ग्रुप ए की जॉब है। 5 से 7 साल बाद इसका प्रमोशन हो जाता है और इसकी जो पोस्ट है वो एडीएम के इक्विवेलेंट होती है। ये पोस्ट एडीएम के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट होती है। इसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसका अगला प्रमोशन होता है 5 से 6 साल की उम्र की एज में, 5 से 6 साल बाद। तो आपको इसकी जो पावर होती है वो एक मजिस्ट्रेट के बराबर होती है और फिर ये स्पेशल क्लास 1 में आ जाते हैं। इनकी इक्विवेलेंट ही पावर रहती है सबकी। क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त यानी कि रीजनल पीएफ कमिश्नर लेवल 2 ग्रेड 2, और उसके बाद अगला प्रमोशन रीजनल पीएफ कमिश्नर लेवल 1, ये भी 5 से 6 साल के टाइम पीरियड बाद होता है। तो अगर आप मान लीजिए 25 से 30 ईयर्स के बीच में लगते हैं, तो 30 ईयर्स का मतलब हम मान लें कि 30 साल की अगर आपको सर्विस करने का मौका मिल जाए तो आप यहां से काउंट कर सकते हैं कि आप आराम से अतिरिक्त मिनिमम आप यहां इस पोस्ट तक तो हर हालत में पहुंच जाएंगे। एडिशनल सीपीएफसी, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1, यहां 4 से 5 साल के आप सर्विस बाद पहुंच जाएंगे। मतलब 20 से 25 साल की टोटल सर्विस के बाद आप आराम से कम इस पोस्ट तक तो पहुंच जाएंगे और बहुत इजीली आप क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त बन जाएंगे, रीजनल पीएफ कमिश्नर, क्योंकि यहां तक पोस्ट में प्रमोशन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो आप रीजनल पीएफ कमिश्नर आरपी सीएफ आराम से बन सकते हैं। आरपीएफसी ग्रेड 2 तक आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहां तक प्रमोशन में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि पोस्ट भी ज्यादा होती है। देखिए इसका कैटेगराइज इस तरह किया जाता है कि 10 जोन में बांटा गया है पूरे इंडिया को। ईपीएफओ के अंतर्गत 10 जोन में बांटा गया है। हर जोन में एक, जो सारे जोनों का प्रमुख कौन है, सेंट्रल पीएफ फंड कमिश्नर, ये सीपीएफसी हर सारे जोनों का प्रमुख होता है। इसके बाद जो जोन होते हैं अलग अलग जोन, हर जोन का प्रमुख कौन होता है, एडिशनल सीपीएफसी होता है। इनके अंतर्गत सब डिविजन होते हैं, इन जोन के अंदर सब जोन होते हैं। सब जोन में रीजनल आरपीएफसी होता है, यानी कि रीजनल पीएफ कमिश्नर ग्रेड 2 होता है।
और इन रीजनल पीएफ कमिश्नर के अंतर्गत कौन होता है नीचे, आपका रीजनल पीएफ कमिश्नर ग्रेड 1। और इनके बाद अलग अलग हर जिले में जो आपके एपीएफसी होते हैं हर जिले में नियुक्त, और इन्हीं के साथ साथ ईओ भी नियुक्त किए जाते हैं। कभी कभी एपीएफसी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के साथ ही कार्यालय में नियुक्त किए जाते हैं इनकी सहायता के लिए, और कभी इनको ईओ को डायरेक्ट या एओ को डायरेक्ट इनको सीधा प्रभार दिया जाता है जिलों का। जिस जगह जिस जिले में इनकी नियुक्ति की जाती है या जिस जिले में ईपीएफओ का डिपार्टमेंट है वहां पर इनको सीधा प्रभार दिया जाता है, जैसे कि नोएडा इत्यादि में, जैसे कोलकाता है, नोएडा है, इन सब जगहों पर इनको सीधा प्रभार दिया जाता है। अब इनका सैलरी स्ट्रक्चर, ये तो आपका प्रमोशन बेस हो गया, तो आप आराम से यहाँ 5 से 7 साल यानी कि अगर आप 25 साल की एज में ज्वाइन करते हैं तो 5 से 7 साल में यानी कि 30 से 32 साल की एज में आप सहायक एपीएफसी, और इसके बाद अगले 5 से 6 साल में यानी कि आप 35 से 37 साल की एज में रीजनल पीएफ कमिश्नर ग्रेड 1। इसके बाद 40 से 42 साल की एज में आप क्या बन जाएंगे, रीजनल पीएफ कमिश्नर ग्रेड 1, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पे आ जाएंगे। फिर एडिशनल सीपीएफसी 6 से 7 साल यानी कि 46 से 48 साल की आप एज में सीपीएफसी, एडिशनल सीपीएफसी हो जाएंगे ग्रेड 2। इसके बाद एडिशनल सीपीएफसी ग्रेड 1, ये कितने 4 से 5 साल आपका, यानी कि 50 से आपका 53-54 साल की एज में आप आराम से बन जाएंगे। और लास्ट में, और ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट सीपीएफसी भी कम, अगर आप 25 साल की एज में ज्वाइन कर लेते हैं, 25 से 26 साल की एज में, तो आप इजीली यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। हालांकि इस पोस्ट के बाद, एडिशनल सीपीएफसी के बाद आपके प्रमोशन में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर सीनियोरिटी की वजह भी रहती है, सीनियोरिटी का भी एक कारण रहता है, और दूसरी चीज़ ये कि पोस्ट भी कम रहती हैं, क्योंकि यहाँ 13 से 14 ही पोस्ट रहती हैं टोटल। इसलिए यहाँ इसके बाद जो प्रमोशन होना है वो आपकी किस्मत पर और आपकी सीनियोरिटी पर भी निर्भर करता है। अब सैलरी स्ट्रक्चर कुछ देख लेते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपकी आती है ईओ और एओ। इनका आपको हमने बताया ही था 9300 से 34,800, ग्रेड पर 4800, और इसमें मिनिमम जो सैलरी है वो 47,600 है, बिना किसी भत्ते के। कोई भी इसमें अलावेंस नहीं जुड़ा हुआ है, और ये लेवल 8 की जॉब है। इसके बाद अगला प्रमोशन 5 से 7 साल में एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अब आप आ जाएंगे ग्रुप ए में, पे बैंड 3, 15,600 से 39,100, 5400 रुपए ग्रेड पे, और मिनिमम सैलरी 56,100। ये सारी जितनी भी सैलरी है यहाँ पर विदाउट एक्सक्लूडिंग आपका अलावेंसेस, इसमें अलावेंसेस हमने किसी तरह के नहीं जोड़े हैं, और इसमें कम से कम 10-10, 12-12 हज़ार या 20-20 हज़ार तक अलावेंस आपके जुड़ जाएंगे, तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर है इसके बाद अगला प्रमोशन आपका आरपीएफसी ग्रेड 2, पे बैंड 3, 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 6600 रुपए। मिनिमम जो सैलरी आया होगी आपकी 67,700, ये बेसिक होगी। इसके अलावा अलावेंसेस होंगे, लेवल 11 का जॉब। फिर है आरपीएफसी ग्रेड 1, पे बैंड 3, 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 7600, मिनिमम 78,800 रुपए, 78,800, लेवल 12 की जॉब, लेवल 12, और ये भी बिना किसी अलावेंस के है। इसके अलावा इसमें अलावेंस भी जुड़े जाएंगे। फिर है एडिशनल सीपीएफसी ग्रेड 2, पे बैंड 4, 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 8700 रुपए, और मिनिमम इसमें सैलरी कितनी है 1,18,500, लेवल 13। एडिशनल सीपीएफसी ग्रेड 1, पे बैंड 4, 47,400 से 67,000, ग्रेड पे 8900 रुपए, और मिनिमम 1,31,100 रुपए। ये हेडक्वार्टर में होते हैं एडिशनल सीपीएफसी। और इसके बाद सेंट्रल पीएफ कमिश्नर जो लेवल 14 की जॉब है, 1,44,000। तो आपको सैलरी की तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सैलरी तो आपको अराउंड स्टार्टिंग में ही आपको 60,000 के अराउंड मिल जाएगी, ईओ में सेलेक्ट होने के बाद ही। उस सैलरी की तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं। अदर फैसिलिटीज भी हैं, साथ में आपको एपीओ की पावर मिलती है। आप किसी पर भी समन कर सकते हैं, किसी को भी कोर्ट में अपना ईपीएफओ का पक्ष रख के कोर्ट में डायरेक्ट आप पेश हो सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। आपको इतनी पावर मिलेगी कि लेबर कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप केस लड़ लेंगे ईपीएफओ की तरफ से, या किसी भी ईपीएफओ के डिपार्टमेंट के बिहाफ में, या किसी भी पेनाल्टी के बिहाफ में। तो ये सारी जॉब प्रोफाइल थी, और ये इस तरह हमने देखा। अब सीपीएफसी के जो कार्य होते हैं और सीपीएफसी की जो शक्तियां होती हैं, वो आप ये समझ लीजिए कि सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होती हैं। चीफ सेक्रेटरी जो आपने देखा होगा, जो हर राज्य का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, तो उसके इक्विवेलेंट इसकी शक्तियां होती हैं। सीपीएफसी की, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो शक्तियां हैं वो चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होती हैं। बहुत हाई पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत आप यहाँ पर एक बार सेलेक्ट होने के बाद आपका पूरा जीवन सफल, एओ की पोस्ट पर सेलेक्ट होने के बाद आपका पूरा जीवन सफल। तो अब आपको तय करना है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि अब देखिए आगे से, अब यहाँ से आज हमारी 21 डेट हो गई, 21 जुलाई। अब अगर आप मोटा मोटा देखें तो आपके पास केवल 40 दिन बचे हैं। अगर हम 3-4 दिन
लेवरेज लेकर चलें तो आपके पास 40 दिन है। 40 दिन में अब हाँ, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, जब हमें स्ट्रेटजी का लेक्चर कवर किया था तो हमने 8 घंटे की आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी बताई थी। अब हम कह रहे हैं आपसे कि 10 घंटे आप अपना टाइम पढ़ाते जाइए। अब आप अपना टाइम 2 घंटे बढ़ा दीजिए, 10 घंटे कर दीजिए। 10 घंटे का मतलब फिर से 400 घंटे अगले 400 घंटे आपको वैसे ही पढ़ना, 3 + 3 + 2 + 2। इस तरह आपको 4 शिफ्ट में डिवाइड करके अपनी डेली की स्ट्रेटजी बनानी है। 3 घंटे ऐसा सब्जेक्ट जो आपका पूरी तरह तैयार हो और आपको रिवीजन करना हो। आपको 2 घंटे अब यहाँ क्या करने हैं, आपको लगाना है मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब बाकी 3 घंटे आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना, 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ने हैं, और 1-2 घंटे इंग्लिश हर हालत में आपको लेकर चलनी है। जिनकी इंग्लिश वीक है या जिनका जो सब्जेक्ट वीक है उसको 2 घंटे पढ़ना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक वाइज है आपको एकदम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। सेलेक्टेड स्टडी करनी है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और एक 3 घंटे का जो ये आपका जो टाइम होगा, इस 3 घंटे में आपको वो चीज़ पढ़नी है जो आपने बिल्कुल पढ़ी नहीं है, आप उसको अलग से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए 3 घंटे आपको सिर्फ रिवीजन करना है अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट के डेली। 3 घंटे आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपने पढ़ा नहीं है। 2 घंटे आपको इंग्लिश या जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, और 2 घंटे आपका मॉक टेस्ट डेली। चाहे उसमें आप 1 मॉक टेस्ट लगाएं या 2, आपको डेली 2 घंटे में मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि आप घर पर बैठकर लगाएंगे मॉक टेस्ट तो आप इजिली 2 घंटे में आराम से 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। हालांकि हम एक स्ट्रेटेजी पर लेक्चर नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को लेकर आएंगे, पहली या दूसरी तारीख में। जब 30 दिन रह जाएंगे तो हम आपको फिर से स्ट्रेटेजी एक नई बताएंगे कि अब आपको किस तरह आगे पढ़ना है। तो अब आपको इससे थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि हमें पढ़ना क्यों है, EPFO में सेलेक्ट क्यों होना है। अगर आगे का फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमें हर हालत में पढ़ना भी है, और EPFO में एनी हाउ सेलेक्ट भी होना है। एनी हाउ, साम दाम सम दंड भेद सब अपना लीजिए, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दीजिए इसके लिए, सब कुछ सेक्रीफाइस। घर वालों को भूल जाओ, घर वालों से के लिए ऐसे हो जाओ कि जैसे ना तुम घर वालों के लिए थे ना तुम्हारे लिए घर वाले। कोई सब कुछ छोड़कर 10 घंटे डेली EPFO को आज से आपको देना है। तो फिर से हम स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे एक बार नेक्स्ट मंथ। तो थैंक यू।